Hello everyone. So this is second part of fundamental rights. Okay, so we did a right to equality in first part. Let's start with right to freedom. So right to freedom has various rights in it. So first clause is protection of six rights, which is there in Article 19. So what are these six rights? These are एक तो है right to freedom of speech and expression, right to assemble peacefully without arms, right to form associations or unions or cooperative societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part or territory of India, right to practice any profession or to carry ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस. ठीक है, अब इन सारी राइट्स को, इन सारी सिक्स राइट्स को भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. सो ये है, सो ये जो सिक्स राइट्स हैं, ठीक है, ये है सिर्फ ये प्रोटेक्टेड है ओनली अगेंस्ट द स्टेट एक्शन. ठीक है, एंड नॉट अगेंस्ट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल. सो ये सारी जो राइट्स हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, ये सारी जो 6 राइट्स हैं ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं. ठीक है, ऑल्सो ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ सिटीजन्स को दी गई हैं एंड वो कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स को, ये फॉरेनर्स या किसी या लीगल पर्सन जैसे कंपनीज या कॉरपोरेशंस के पास नहीं है. ठीक है, ऑल्सो दो इस राइट में भी स्टेट कैन इम्पोज रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये भी एब्सोल्यूट नहीं है. इसके अंदर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन जब स्टेट चाहे वो इम्पोज कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, सो इसका मतलब होता है कि हर सिटीज़न के पास में राइट है अपने व्यूज़, ओपिनियंस, बिलीव्स, कन्विक्शंस एक्सप्रेस करने का, और ये एक्सप्रेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ या राइटिंग या प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और इन एनी अदर मैनर. ठीक है, ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग. ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी बहुत वाइडर टर्म है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है सुप्रीम कोर्ट ने बताया था. ये चीज़ें हैं राइट टू प्रोपोगेट one's views as well as views of others, freedom of press, freedom of commercial advertisements, right against tapping of telephonic conversations, right to telecast, that is government has no monopoly on electronic media. ठीक है, right against band called by political party or organization, right to know about governmental activities, freedom of silence, right against imposition of pre-censorship on newspaper, and right to demonstrate or bickering but not right to strike. ठीक है, नेक्स्ट, और इस पे भी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट चाहे तो इम्पोज कर सकती है. ठीक है, जैसे कि जब भी कोई थ्रेट है सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात है, ठीक है, तो उसमें फिर स्टेट रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है इस राइट पर. सेकेंड राइट है फ्रीडम ऑफ असेंबली. तो इसमें हर सिटीज़न के पास है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. ठीक है, विदाउट आर्म्स आप पीसफुली असेंबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, डेमॉन्स्ट्रेशंस, टेक और प्रोसेशंस, और दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड. ठीक है, पीसफुली होना चाहिए सब कुछ. ऑल्सो ये जो प्रोविज़न है ये डज़ नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट, डिसऑर्डरली एंड राइटस असेंबलीज और वन दैट कॉजेज ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस एंड वन दैट इन्वॉल्व्स आर्म्स. ठीक है, आप पीसफुली कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं पब्लिक लैंड पर किसी, बट अगर ये पीसफुल नहीं रह जाए, वायलेंट टर्न हो जाए, तो फिर गवर्नमेंट एक्शन ले सकता है इस पर. द राइट डज़ नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक. ठीक है, इसके अंदर भी आप डेमॉन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं, लेकिन आप राइट टू स्ट्राइक इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. इसके अंदर भी हर राइट की तरह एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें स्टेट चाहे तो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है. ठीक है, दो ग्राउंड्स पर, एक तो है अगर सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो कंट्री इंडिया की अगर थ्रेट होता है उसको, एंड सेकेंडली फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न. ठीक है, एंड पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर. तो पब्लिक ऑर्डर में जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन दैट एरिया, ये हो जाएगा. जैसे कि सेक्शन 144 जो है CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड का 1973 का, उसके अंदर है कि मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो रिस्ट्रेन कर सकता है असेंबली या मीटिंग या प्रोसेशंस. ठीक
ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा या अनोयंस या तो फिर ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डालेगा या हेल्थ या सेफ्टी इश्यूज़ होंगे, ठीक है। सेकेंड इज़ सेक्शन 144। सेक्शन 144 अभी जैसे कि काफ़ी जगह पे अभी कोविड के टाइम्स में बहुत सारी जगह सेक्शन 144 लगा था। इसमें हेल्थ वाला जो रीज़न था, हेल्थ वाला इशू था, बिकॉज हेल्थ और सेफ्टी की बात थी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अंडर सेक्शन 144 ऑफ इंडियन पीनल IPC के असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन अनलॉफुल बन जाता है, ठीक है। तो ये 2 रेस्ट्रिक्शंस बन गए एक तरीके से फ्रीडम ऑफ असेंबली के। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में है कि ऑल सिटीजन्स के पास राइट्स है टू फॉर्म एसोसिएशंस या यूनियंस बना लें या कोऑपरेटिव्स बना लें, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉर्म, मतलब इस पर राइट ये भी है, एसोसिएशन बना रहे तो आप पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटीज़, क्लब्स, ट्रेड यूनियंस, ठीक है, या एनी बॉडी ऑफ पर्सन, आप जो चाहे बना सकते हैं। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स ए राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन और यूनियन बट ऑल्सो टू कंटिन्यू विद द एसोसिएशन और यूनियन एज सच, ठीक है। और इसमें एक नेगेटिव राइट भी है, नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन, मतलब कोई किसी को ऐसे कंपेल नहीं कर सकता कि उन्हें यूनियन बनाना ही पड़ेगा, एसोसिएशन बनाना ही पड़ेगा। इसमें कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस अगर स्टेट चाहे तो रख सकती है, ठीक है। अगर सिटीजन्स की लिबर्टी की अगर सिटीजन्स, ठीक है, अगर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन स्टेट चाहे तो लगा सकती है। ऑल्सो रेस्ट्रिक्शंस के अलावा सिटीजन्स को बाकी लिबर्टी है कि वो एसोसिएशंस बना सके, लेकिन लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और पर्पस होना चाहिए ऑल्सो। और ऑल्सो द राइट टू ऑब्टेन रिकग्निशन ऑफ द एसोसिएशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, मतलब आपने कोई एसोसिएशन बना लिया लेकिन उसको रिकग्निशन मिल रहा है कि नहीं, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ये जो भी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है कि वो एसोसिएशन को रिकग्नाइज़ करने का जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से अगर रिकग्नाइज़ हो रहा है तो ठीक है, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं कि वह हर एसोसिएशन रिकग्नाइज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सो इसमें है कि दिस फ्रीडम एंटाइटल्स एवरी सिटीज़न, हर सिटीज़न विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। वो चाहे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह विद इन अ स्टेट भी जा सकता है। तो इसका बेसिकली आइडिया है कि इंडिया इज़ वन यूनिट फॉर द सिटीजन्स, ठीक है। वो चाहे तो जहाँ चाहे वहाँ फ्रीली मूव कर सकता है। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो इसमें 2 डायमेंशंस है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल है आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो इस पर्टिकुलर जो राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसमें सिर्फ आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ फर्स्ट डायमेंशन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड वाली राइट जो है कि आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला। आर्टिकल 19 में लेकिन सिर्फ इंटरनल डायमेंशन कवर्ड है। इसमें भी गवर्नमेंट चाहे तो, स्टेट चाहे तो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ठीक है। अगर कोई जैसे कि अगर जनरल पब्लिक के कुछ इंटरेस्ट की वजह से, या तो फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। सो जैसे कि कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे आउटसाइडर्स का एंट्री प्रोहिबिटेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, बिकॉज इन ऑर्डर टू, ताकि क्योंकि बहुत सारे तो ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं ना, आई थिंक अंडमान निकोबार में है ऐसे ट्राइबल एरियाज़ जहाँ पे आउटसाइडर्स का जाना अलाउड नहीं, बिकॉज वो आउटसाइड दुनिया से इतना ज़्यादा कटे कि एक तो उन्हें थ्रेट लगेगा, कोई नया इंसान वहाँ पे जाएगा। ऑल्सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, उनका जो ट्राइबल्स का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स, ये सब है, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। एंड ठीक है, उनका जो भी ट्रेडिशनल वोकेशन वो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या वो किसी तरीके से आउटसाइडर उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे, इसलिए उनको ये सारे प्रोटेक्शन मिलते हैं। तो ये एक तरीके से रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन है इस राइट पे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ सेक्स वर्कर्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे सेक्स वर्कर्स का भी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो अगर चाहे तो वो रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। अब इसमें हर सिटीज़न को राइट है कि वो जहाँ चाहे रह सकता है
द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब विद इन द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ आर कंट्री आप कहीं पे भी रह भी सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं। तो अब इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब आप कहीं पे भी रह सकते हैं टेम्प्रेरी बेसिस पे। एंड सेकेंडली राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब आप एक पर्टिकुलर जगह को अपना परमानेंट एड्रेस बना सकते हैं, जैसे होम या डोमिसाइल एनी प्लेस परमानेंटली, जो कि होगा आपका, ठीक है। तो इसका एक्चुअली इंटेंशन है कि इंटरनल बैरियर्स कुछ ना रहें कंट्री के अंदर, और ऑल्सो इन ऑर्डर टू प्रमोट नेशनलिज्म और इन सब के लिए। इसमें भी अगर स्टेट चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है, ऑन दो ग्राउंड्स, एक तो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट पे या तो फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल एरियाज़, ठीक है। जैसे कि कुछ अभी जैसे कि बात किया कि कुछ एरियाज़ में जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स रह रहे हैं वहाँ पे आपका अलाउड नहीं है जाना, इस तरीके से। और इवन जो सेक्स वर्कर्स का बात किया, उन लोगों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सर्टेन एरियाज कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पर्सनस लाइक सेक्स वर्कर्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो उनका फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो इससे अब ये पता चलता है कि जो राइट टू रेसिडेंस है और राइट टू मूवमेंट है, ये कहीं ना कहीं दोनों ओवरलैपिंग है टू सम एक्सटेंट, ठीक है। सो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे से, बिकॉज रिसाइड और सेटल और मूवमेंट वाला ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अब हर सिटीज़न को राइट है कि वो जो चाहे वो प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस कैरी कर सकता है जो उसे चाहिए, ठीक है। दिस राइट इज़ वेरी वाइड एज इट कवर्स ऑल द मीन्स ऑफ अर्निंग ऑफ वंस लाइवलीहुड, ठीक है। इसके अंदर कोई भी प्रोफेशन या कोई भी तरीका जिससे आप अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, वो सारे आपको राइट्स हैं। इसमें भी लेकिन स्टेट इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जैसे कि स्टेट चाहे तो कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस नेसेसरी बता सकता है किसी भी प्रोफेशन को कैरी ऑन करने के लिए, ऑक्यूपेशन कैरी ऑन करने के लिए उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ या टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन वो चाहे तो उसके लगा सकता है। एंड सेकंड, स्टेट चाहे तो खुद से भी कोई सा बिज़नेस या इंडस्ट्री शुरू कर सकता है जिसमें उस सिटीजन्स को या तो पार्शियली या तो कम्प्लीटली उससे हटा दे। मतलब एक तरीके से स्टेट की मोनोपोली चाहे तो स्टेट रख सकता है, ठीक है। ओके, ऑल्सो ये जो प्रोफेशंस की बात की गई है, एवरीबडी हैज़ राइट टू, मतलब और सारे सिटीजन्स को राइट है कि कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इलीगल चीज़ें या इमोरल चीज़ें भी करे, जैसे कि इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन या डेंजरस चीज़ जैसे कि हार्मफुल ड्रग्स या एक्सप्लोसिव में, या इलीगली कोई ऐसे कुछ काम कर रहा हो, ठीक है। और स्टेट चाहे तो इसको रेगुलेट कर सकता है सारी चीज़ों को लाइसेंसिंग के थ्रू और इन सब के थ्रू, ठीक है। अब फर्स्ट राइट हमने बात किया, राइट टू, ओके। सो अब सेकेंड राइट है इसके अंदर, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। सो अब जो आर्टिकल 20 है, अभी हमने आर्टिकल 19 किया, ठीक है, और अभी आर्टिकल 20 में है कि आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट व्हेन अक्यूज्ड पर्सन, ठीक है। अब जो आर्टिकल 20 वाली जो राइट है ये सबको अवेलेबल है, वेदर इट्स सिटीज़न और अ फॉरेनर या लीगल पर्सन जैसे कि कंपनी या कॉरपोरेशंस को भी। सो इसमें 3 प्रोविजंस हैं कि मतलब कोई भी पर्सन जिसको जो पर्सन अक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन कुछ मिले हैं, तो वो है जैसे कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब है कि कोई भी अगर इंसान है जिसको अक्यूज़ किया गया है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑन एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम। मतलब जिस टाइम उस इंसान ने कुछ ऐसा काम किया और उस टाइम ऐसा लॉ था कि उसने कुछ चीज़, अगर कोई उसने सपोज़ एक पर्सन ने कुछ काम किया तो वो उसको तभी आप कन्वे कर सकते हो जब उस टाइम पे उसने किसी लॉ को तोड़ा हो और उस टाइम पे ऐसा कोई लॉ हो, ठीक है, कि ये मतलब वो बता रहा हो कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, ये ऑफेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नो डबल जेओपार्डी। मतलब कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर। मतलब आप एक ही गुनाह के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। सेकेंड इज़ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब कि जो भी अक्यूज पर्सन है किसी भी ऑफेंस के लिए, उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो विटनेस बने खुद के खिलाफ।
उसमें वो किसी भी तरीके से, जैसे कि बोल के या डॉक्यूमेंट से या किसी भी तरीके से आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ गवाह बन जाए। नेक्स्ट इज़ सॉरी, इसी के अंदर है कि ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हाउएवर, लेकिन इसमें भी है कि इट डज़ नॉट एक्सटेंड टू, मतलब अगर कुछ कंपलसरी जो मटेरियल्स जो देने होते हैं उस पर एक्सटेंड नहीं करता। ठीक है, फिर ऑल्सो कंपल्जन टू गिव थंब इम्प्रेशन और ये सब, तो अगर थंब इम्प्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें तो सारी होगी, स्पेसिमेन, सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन, इन सब में राइट एक्सटेंड नहीं करता, ये सब चीज़ें तो उन्हें देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड ऑल्सो ये वाली जो भी राइट की बात की हमने आर्टिकल 20, ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे एक्सटेंड करता है, नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग्स और प्रोसीडिंग्स विच आर नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर, मतलब सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए है ये। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, जब सबसे ज़्यादा जो जिस आर्टिकल की बात होती है आर्टिकल 21, सो इट डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब जो ये ठीक है, मतलब किसी को भी आप अपनी पर्सनल लिबर्टी और लाइफ से आप किसी को भी डिप्राइव नहीं कर सकते। एंड ये जो राइट है दिस इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। अब इसमें एक हिस्ट्री है कि जैसे कि एक पहले था गोपालन केस था 1950 में जो आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था आर्टिकल 21 का। इसमें इट हेल्प कि जो आर्टिकल 21 है वो सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि अगर स्टेट चाहे तो किसी को भी राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर सकता है बेस्ड ऑन अ लॉ, मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ इसमें प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था। सेकेंड, ऑल्सो ये इसलिए भी हुआ था बिकॉज इसमें आर्टिकल में वर्ड्स यूज़ हुए हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो अब प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये वर्ड यूज़ हुए हैं आर्टिकल 21 में, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो होता है। सो इसलिए जो प्रोसीजर है उसको कैन नॉट बी, इसलिए जो किसी भी वैलिडिटी ऑफ अ लॉ दैट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड द प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चनड ऑन द ग्राउंड द लॉ इज़ अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। ठीक है, फिर सेकेंडली जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने पर्सनल लिबर्टी का मतलब दिया था कि द पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन था आर्टिकल 21 का, जो कि अभी उससे तो काफ़ी नैरो। लेकिन फिर मेन का केस आया था 1978 में, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उनका खुद का जो जजमेंट जो उन्होंने पहले केस में दिया था गोपालन केस में, उसको ओवररूल किया और वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया आर्टिकल 21 को। ठीक है, सो उसके अंदर फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो था उसको उसमें सबसे पहले तो जो हमारा जो था कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ की जगह हमने जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उससे चेंज कर दिया। तो अब इससे क्या होगा कि अब प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर आर्टिकल 21 नॉट जस्ट फॉर द आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट द आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, सो फिर ये भी बोला गया कोर्ट में कि जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, ये सिर्फ मियर सर्वाइवल से उसका मतलब नहीं है, इट ऑल्सो इसकी एम्बिट में ये भी आता है दैट राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, और भी वो सारी चीज़ें जो कि एक इंसान की लाइफ को मीनिंगफुल, कंप्लीट या वर्थ लिविंग बनाती है। ठीक है, सो इट ऑल्सो रूल दैट एक्सप्रेशन, जो पर्सनल लिबर्टी जो एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है आर्टिकल 21 में, उसका बहुत ज़्यादा वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया और उसके अंदर बहुत सारे राइट्स हैं। ठीक है, जो कि पर्सनल लिबर्टी ऑफ मैन को जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने अपना मेनका केस में और भी उसके बाद भी जो भी बाकी के और केसेस आए, तो इन सब से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में और भी राइट्स ऐड हो गए। ये कौन कौन से इसकी लिस्ट देखते हैं। सो बहुत वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है इस राइट का, जैसे कि है बहुत सारी राइट्स है इसके अंदर, जैसे कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू decent environment including pollution free water, air, protection against hazardous industries, right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, right to free education up to 14 years of age, right to free legal aid, right against solitary confinement, right to speedy trials, right against handcuffing, right against inhuman treatment, right against delayed execution, right to travel abroad,
जो कि आर्टिकल 21 में है, ठीक है। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, right to emergency medical aid, right to timely medical treatment in government hospitals, right not to be driven out of state, right to fair trial, right of prisoners to have necessities of life। तो आप देख सकते हैं कि इवन प्रिजनर्स का भी प्रिजनर्स को भी ये सारे राइट्स हैं, ठीक है। राइट ऑफ वेमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू रोड इन हिली एरियाज, राइट टू इन्फॉर्मेशन, right to reputation, right of appeal from judgment of conviction, right to family pension, right to social and economic justice and empowerment, right against power fetters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep भी है, right to freedom from noise pollution, right to sustainable development and right to opportunity, ठीक है। इसके बाद में इसमें आर्टिकल 21A ऐड हुआ, तो उसके अंदर था कि आर्टिकल 21A में डिक्लेयर किया गया कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। जिस भी तरीके से स्टेट उन्हें एजुकेशन देना चाहिए, 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप में जो बच्चे आ रहे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, जो कि RTE एक्ट जिसके लिए आया गया था, ठीक है। सो इसके हिसाब से, इस प्रोविज़न के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं। वो फिर डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है और बाकी आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है आपकी हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन, लेकिन जो एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सो ये जो प्रोविज़न था इसको ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 2002 में किया गया था, ठीक है। सो अब जो आर्टिकल 21A था, अगर इसको इंसर्ट किया तो इसके प्रोविजंस को इनैक्ट करने के लिए फिर पार्लियामेंट में एक एक्ट लाए, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसको हम RTE एक्ट से जानते हैं, RTE एक्ट 2009, ठीक है। ओके नाउ ठीक है, जब हम इस राइट टू हम जब आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली जो इंटरनेट है उस पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट भी बेसिक राइट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिलीवर्ड अ वर्डिक्ट on a bunch of petitions challenging the restrictions imposed on internet services and movement of people in जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी जो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में सब कुछ हो रहा था, तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई थी, तो उसमें बहुत सारी पेटिशन्स आई थी। तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू इंटरनेट है ये भी एक बेसिक राइट है, ठीक है। सो जो अब इससे रिलेटेड भी कुछ देख लेते हैं। सो प्रोविजंस हैं जो इंटरनेट शटडाउन के प्रोविजंस होते हैं इंडिया में, वो दो हैं। सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज आर dealt with under Information and Technology Act 2000 and the Criminal Procedure Code CRPC 1973 and Telegraph Act 1885। तो तीन प्रोविज़न, सो तीन ये एक्ट हैं अलग अलग, जो कि एक्ट और दूसरे जो प्रोविजन हैं जो कि इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड है इंडिया में, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑब्जर्वेशन क्या था इस मैटर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन through the medium of internet is a fundamental right under article 19(1)(a) of the constitution, ठीक है। सो राइट में तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप थ्रू इंटरनेट भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ये भी फंडामेंटल राइट है। सेकंड, द रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अंडर 19(2), ठीक है। तो मतलब इसमें कोई जो राइट टू इंटरनेट है, अगर आप रेस्ट्रिक्शंस कुछ दे रहे हो तो उसमें कुछ पब्लिक ऑर्डर में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं या बहुत वैसे वाली सिचुएशन से, तो ही। सेकेंड इज़ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट फॉर इनडेफिनेट पीरियड इज़ नॉट परमिसेबल, मतलब आप कुछ टाइम के लिए, बहुत अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, पब्लिक ऑर्डर की बात है, तो आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, ठीक है। और सिर्फ टेम्प्रेरी ड्यूरेशंस के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं। जो और भी दूसरे जजमेंट्स आए थे राइट इंटरनेट एज ए राइट्स से रिलेटेड, वो एक था इन फहीमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। सो नेक्स्ट जो राइट है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22। सो जो आर्टिकल 22 है, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। अब इसमें है कि जो भी लोग अरेस्ट हुए हैं या डिटेन्ड हुए हैं, उनको कुछ प्रोटेक्शंस मिलते हैं अंडर दिस आर्टिकल 22। तो इसके अंदर सबसे पहली बात है कि डिटेंशन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव होता है कि
Punitive detention is to punish a person for an offence committed by him after trial and conviction in a court. ठीक है, सो मतलब उस इंसान ने कोई क्राइम कमिट कर भी दिया, उसको कन्विक्शन और उसका ट्रायल भी हो गया, कन्विक्ट भी हो गया कोर्ट में, उसके बाद जो उसको प्रोटेक्शंस मिलते हैं वो ठीक है, तो वो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। सेकंड होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में उस इंसान ने अभी तक कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया, ठीक है, लेकिन वो है बस सस्पिशन के बेसिस पे कि वो नियर फ्यूचर में कर सकता है ऐसा, उसके बेसिस पे होता है, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी बहुत न्यूज़ में था, सो इसके बारे में भी देखेंगे। सो आर्टिकल 22 जो है वो 2 पार्ट्स में, एक फर्स्ट पार्ट जो है वो डील करता है ऑर्डिनरी लॉ से रिलेटेड, और सेकंड जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से डील करता है। सो जो ऑर्डिनरी लॉ से रिलेटेड है तो उसमें क्या क्या जो अरेस्टेड या डिटेन पर्सन है अंडर ऑर्डिनरी लॉ, उनको क्या क्या प्रोटेक्शंस मिलते हैं। सो जब उनको अरेस्ट किया जाएगा, सो दे हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है, उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ये उनको राइट है जानने का। सेकंड, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम, ठीक है, उनको अगर अरेस्ट किया गया तो उनको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ठीक है। एंड राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन, ठीक है। और जो ये सारे जो सेफ गार्ड्स हैं ये अवेलेबल एनिमी एलियंस जो होते हैं उन सबको अवेलेबल नहीं है, और इवन द पर्सन्स अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन उनको भी ये सारे प्रोटेक्शंस अवेलेबल नहीं है। और जो ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा ऑल्सो रूल्ड कि जो ये अरेस्ट और डिटेंशन जो है फर्स्ट पार्ट में जो कि दिए गए हैं, इसमें इट डज़ नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ अ कोर्ट, जैसे सिविल अरेस्ट, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे इनकम टैक्स या डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन, इन सब में ये सारे प्रोटेक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। इट ओनली अप्लाइज टू एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल या क्वासी क्रिमिनल नेचर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं। सेकेंड पार्ट है इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो पहली बार प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी जैसे कि बताया कि उसने अभी तक ऑफेंस कमिट नहीं किया, लेकिन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो प्रोटेक्शन है दिस इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियंस। तो इसमें क्या क्या है, द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन, ठीक है। सो ये एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा जिसके अंदर जजेस भी रहेंगे, तो डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, एंड वो भी एडवाइजरी बोर्ड के कहने पे। नेक्स्ट इज द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू, ठीक है, आप जिसको डिटेन कर रहे हैं उसको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बता सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ये सब है तो आप चाहें तो नहीं भी डिस्क्लोज करें। द डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, ठीक है, उसको एक राइट तो होना चाहिए कि डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट वो रिप्रेजेंटेशन दे सके। ओके, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है उसने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इट हैज़ डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट भी प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कुछ लॉज बना सकता है, एंड इवन स्टेट भी बना सकता है अगर इनकी जैसे कि पार्लियामेंट बना सकता है अगर डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात है, ऐसे स्टेट्स अपनी अगर स्टेट सिक्योरिटी की बात है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो इन सब से रिलेटेड पार्लियामेंट अपने लेवल पे और स्टेट लेजिस्लेचर अपने लेवल पे लॉज बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। ओके, सो इसमें बहुत सारे लॉज बनाए थे पार्लियामेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। तो उसमें से जो सबसे लेटेस्ट है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसको UPA कहते हैं, 1967 में जो था, जो कि 2004 में अमेंड हुआ, फिर 2008 में अमेंड हुआ, फिर 2012 एंड फाइनली 2019 में लेटेस्ट उसका अमेंडमेंट हुआ गया, ठीक है। ऑल्सो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वर्ल्ड में प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक इंटीग्रल पार्ट नहीं बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसा कि इंडिया में है। सो और कहते हैं कि इंडिया में तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन था ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे था। तो जैसे कि बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818 जो था, और दूसरा जो डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1939 था, इन दोनों में प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोविजंस थे। ओके, नेक्स्ट राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें जो फर्स्ट क्लॉजेस का प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो जो आर्टिकल 23 है इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, बेगार जो कि फोर्स लेबर है, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, ठीक है। और अगर ये सारे
ऐसे कोई ट्रैफिकिंग, ऐसे कुछ भी प्रोविजन जिसके कॉन्फ्लिक्ट कोई इन्हें मतलब अगर कोई इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तो उसको वो ऑफेंस माना जाएगा और वो पनिशेबल होगा लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, सो दिस राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए। सेकंड, जो ये इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में जो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर है, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को स्टेट के खिलाफ ही प्रोटेक्शन नहीं देती बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट पर्सनस, ठीक है। और पहली बात तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब यहाँ पर ये है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, मतलब आप गुड्स की तरह उन्हें बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, ठीक है। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, उन्हें बहुत बार प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने के लिए बच्चों या औरतों का इमोरल जो ट्रैफिकिंग होता है। सेकंड, देवदासी सिस्टम जो है, स्लेवरी जो है, सो इन सब में इससे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उसके पनिशमेंट्स भी टू पनिश। बहुत सारे पार्लियामेंट में एक्ट्स आए थे, इसमें इसकी इम्पोर्टेंट है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ओके। इससे रिलेटेड और भी फोर्स लेबर से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स आए थे, जैसे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1960s, ठीक है। और जो आर्टिकल 23 है वो इसका एक्सेप्शन बन जाता है। वो ऐसे क्योंकि जो स्टेट है वो चाहे तो कंपलसरी सर्विसेज इम्पोज कर सकता है फॉर पब्लिक पर्पसेस, जैसे कि मिलिट्री सर्विसेज या सोशल सर्विसेज, ठीक है, और वो चाहे तो उसके लिए पे भी ना करें। बट इसमें भी स्टेट इज़ नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। सेकेंड इसका है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़। तो जो आर्टिकल 24 है उसमें बोला गया है कि चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, उनको आप किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या किसी दूसरी हज़ार्डस एक्टिविटी जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क या रेलवे वर्क्स में आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ऑल्सो बट इट डज़ नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। सो इस आर्टिकल का ये है कि उस सिर्फ हज़ार्डस एक्टिविटीज़ है इन सब से रिलेटेड में ही उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन जो दूसरी जगह पे उनके एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रोहिबिशंस नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में जो कि आया था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है इसमें इसके लिए। इसके अंदर 2016 में अमेंडमेंट हुआ था एंड इट हैज़ रीनेम्ड द प्रिंसिपल एक्ट एज द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1976। इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे, उसको रीनेम भी कर दिया गया। इसके साथ बहुत सारे और भी एक्ट्स आए थे इसके जैसे, ठीक है। नेक्स्ट फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फ़ंड बने, जिसके अंदर कि अगर कहीं से भी बच्चा किसी बच्चे को ऐसे रेस्क्यू किया जाता है तो जो भी ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर है उसको डिपॉजिट करना होगा फाइन ऑफ 20,000 फॉर ईच चाइल्ड, ताकि उसके एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन पर खर्च किया जा सके, ठीक है। फिर इवन जो क्या कहते हैं, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 वॉज इनैक्टेड, ताकि इस्टेब्लिशमेंट हो नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशंस का फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रंस कोर्ट, ठीक है, ताकि स्पीडी ट्रायल्स हो फॉर द ऑफेंसेस रिलेटेड टू चिल्ड्रन या जो भी चाइल्ड राइट्स को वायलेट करता है। फिर 2006 में गवर्नमेंट ने ये भी बैन कर दिया कि आप चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, और ना ही तो आप उन्हें एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट्स एम्प्लॉय कर सकते हैं, ना ही तो वर्कर्स इन बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट जैसे कि होटल्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, शॉप, फैक्ट्रीज़, ऐसी जगहों पर भी आप उन्हें एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ओके। और अगर ऐसा कोई करेगा तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, पीनल एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो इसके अंदर है आर्टिकल 25, फ्रीडम 25 से 28 तक, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। तो इसके अंदर आर्टिकल 25 सेज कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। सो इनमें जितनी भी टर्म्स हैं इनका मतलब देखते हैं, ठीक है।
ओके, सो इनका मतलब देखते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है कि इंडिविजुअल का इनर फ्रीडम, इंडिविजुअल का कि वो जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं कि हिज रिलेशन विद गॉड या क्रिएचर, मतलब उसका जो रिलेशन है गॉड के साथ वो जैसे चाहे उसको मोल्ड कर सकता है। सेकेंड इज़ राइट टू प्रोफेस, मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, ठीक है। आप आपके जो भी रिलीजियस बिलीव्स और फेथ है आप उसको ओपनली और फ्रीली डिक्लेयर कर सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस, आप जो भी रिलीजियस वर्शिप्स में रिचुअल्स या सेरेमनीज जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो आप यू हैव राइट टू प्रैक्टिस दैम, ठीक है। फिर है राइट टू प्रोपोगेट, ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स टू अदर्स और एक्सपोजिशन ऑफ द टेनेंट्स ऑफ वंस रिलीजन, मतलब आप आपके रिलीजन के बारे में दूसरों को बता भी सकते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करें अपने रिलीजन में, ठीक है। ऑल्सो जो आर्टिकल 25 है, इट डज़ नॉट कवर, इट कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीव्स बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जैसे कि हमने बात की थी राइट टू प्रैक्टिस में, तो उसमें रिचुअल्स वगैरह का भी आ जाता है। और ये जो राइट्स हैं दीज आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन, सिटीजन्स हो या नॉन सिटीजन, सबके लिए ये अवेलेबल है। बट इसमें भी अगर स्टेट चाहे तो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ठीक है। इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि चाहे तो वो रेगुलेट करे या रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या अदर सेक्युलर एक्टिविटीज़ विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, या स्टेट चाहे तो सोशल वेलफेयर या रिफॉर्म्स जो हैं हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में वो ला सकती है, या वो चाहे तो जितने भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सारी क्लास और सेक्शंस ऑफ हिंदूज़ के लिए वो चाहे तो खोल सकती है। तो मतलब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं कहेंगे बट इसमें स्टेट भी इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। फिर ऑल्सो जो आर्टिकल 25 है इसमें एक और एक्सप्लेनेशन है कि पहला तो जो सिख होते हैं वो जो कृपन्स जो पहनते हैं वो लोग पहन सकते हैं, ठीक है। वो इस आर्टिकल के अंदर आता है। सेकेंडली यहाँ पे हिंदूज़ का मतलब होता है सिख भी इंक्लूडेड है, जैन्स भी इंक्लूडेड है, बुद्धिस्ट भी इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। सो आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात की गई है, वेयर एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। उसमें क्या क्या राइट्स दी गई हैं? एक तो आप चाहें तो कोई भी यू हैव राइट टू स्टैब्लिश और मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस। आप उसके यू हैव राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स एंड मैटर्स ऑफ रिलीजन, right to own and acquire movable and immovable property and right to administer such property in accordance with law। इसमें भी कुछ subject to public order, morality and health, ठीक है। so कुछ restrictions के साथ ये सारे rights available होती हैं। ऑल्सो जो आर्टिकल 26 है ये इट प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। मतलब इससे पहले जो हम राइट्स की बात कर रहे थे वो था राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, ये सारे अब एक इंडिविजुअल को राइट थे, लेकिन ये सारे जो है कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन को है, ठीक है। कि अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो वो एक और मतलब कलेक्टिव चीज़ है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इसी क्राइटेरिया के हिसाब से गवर्नमेंट का कुछ फिक्स क्राइटेरिया है कि वो कैसे रिलीजियस डोमिनेशंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस सेटअप की हैं कि ये कंडीशंस अगर मीट करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन तो तभी उसे रिलीजियस डिनोमिनेशन बोलेंगे, ठीक है। सो उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रामकृष्ण मिशन और जो आनंद मार्गा है वो रिलीजियस डिनोमिनेशंस है विद इन हिंदू रिलीजन। इट ऑल्सो हेल्ड दैट ऑरबिंदो सोसाइटीज इज़ नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, आर्टिकल 27। सो आर्टिकल 27 बात करता है दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। मतलब किस ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कोई किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता टैक्सेस देने के लिए रिलीजन के नाम पे, ठीक है। लेकिन इस प्रोविज़न पे इट ओनली प्रोहिबिट्स लेवी ऑफ अ टैक्स एंड नॉट अ फी। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो फ़ी ले सकती है ना उनसे किसी तरीके से, जैसे कि पर्पज़ ऑफ द फी इज़ टू कंट्रोल, जैसे कि फ़ी ले सकती है पिलग्रिम्स से
जब उनको स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, आर्टिकल 28। सो अंडर आर्टिकल 28, no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds। तो मतलब आप कहीं भी religious instructions नहीं provide कर सकते educational institutions में, जो कि स्टेट फंड से मेंटेन होता है। तो इसमें अब क्या क्या आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे तो बिल्कुल परमिटेड नहीं है बिकॉज वो पूरा गवर्नमेंट का है। सेकेंड, जो कुछ होते हैं प्राइवेट, लेकिन वो एडेड होते हैं, स्टेट एडेड होते हैं, तो वहाँ पे परमिटेड है लेकिन वॉलेंट्री बेसिस पे, अगर उनकी मर्ज़ी चाहे तो। सेकंड इज़ प्राइवेट, जो कि अनएडेड होते हैं, वहाँ पे भी परमिटेड है वॉलेंट्री बेसिस पे। फिर कुछ होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट एंड एस्टैब्लिश अंडर रिलीजियस एंडोवमेंट एक्ट। यहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है दैट कैन बी इंडोक्ट्रिनेटेड, एग्जाम्पल जैसे कि मदरासाज हैं, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो इसमें प्रोटेक्शन है। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ अंडर आर्टिकल 29। So under Article 29, it provides that any section of citizens residing in any part of the India having जिनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है या कल्चर है खुद का, उनको राइट है उसको कंजर्व करने का। एंड किसी भी सिटीज़न को किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिनाई नहीं किया जा सकता एडमिशन, जो कि स्टेट मेंटेन करता है, और या तो फिर वो स्टेट फंड से एडेड है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के बेसिस पे। सेकेंड जो आर्टिकल 29 है, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, दोनों को प्रोटेक्शन देता है। हाउएवर जो सुप्रीम कोर्ट था, इट हेल्ड कि जो स्कोप है इस आर्टिकल का, इट इज़ नॉट नेसेसरली रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो ये सिर्फ माइनॉरिटीज से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ड यूज़ हुआ है सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स, तो इसमें सिर्फ माइनॉरिटीज़ का इंक्लूजन नहीं होगा, इसमें मेजॉरिटी भी आएगा। सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड्स द राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो ये भी राइट है, किसी भी लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए एजिटेशन कर सकते हैं। सेकंड, जो पॉलिटिकल स्पीचेस या प्रोमिसेस बना देते हैं पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ अ सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, सो ये करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं आएगा अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। नेक्स्ट इज़ राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो आर्टिकल 30 में बात की गई है इसकी। सो ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, उनको राइट है टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। सेकेंडली, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब जब स्टेट एड दे रहा है इन सारे इंस्टीट्यूशंस को, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एड देते टाइम अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी, जो कि वेदर रिलीजन पे बेस्ड हो या लैंग्वेज पे बेस्ड हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो माइनॉरिटी है, इस वर्ड को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। फिर जो राइट है अंडर आर्टिकल 30, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन दे सकते हैं अपने चिल्ड्रन को। नेक्स्ट है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जो कि दैट सीक रिकग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम स्टेट, वो रिकग्निशन और एड दोनों स्टेट से लेते हैं। दूसरा है जो सिर्फ रिकग्निशन लेते हैं लेकिन एड नहीं लेते स्टेट से। सेकंड है जो कि ना रिकग्निशन लेते हैं ना एड लेते हैं स्टेट से। तो जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के जो इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ इन्हीं पे रेगुलेटरी पावर स्टेट लगा सकती है विद रिगार्ड टू कि सिलेबस वहाँ का प्रिस्क्रिप्शंस में, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स या एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, इन सब में। जो थर्ड टाइप है, दे आर फ्री टू एडमिनिस्टर, उनके सारे जितने भी अफेयर्स है वो सब कुछ अपने खुद से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। सो सिर्फ हमने मतलब फंडामेंटल राइट्स का डिक्लेरेशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा या यूज़लेस हो जाएगा जब तक कोई ऐसी हम मशीनरी नहीं बनाएं कि उनका इन्फोर्समेंट, इफ़ेक्टिव मशीनरी ना बनाए उनके इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है। मतलब अगर वो वायलेटेड हो रही है तो हम कहीं जा सकते हैं, कहीं से रेमेडी हमें मिल सकती है। तो इसलिए ये वाला जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अंडर आर्टिकल 32। सो
इट कॉन्फर्स राइट टू रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीड सिटीजन। तो मतलब ये एक तरीके से राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। मतलब हमको अपनी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट मिला है वो खुद एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सो इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। उन्होंने कहा था एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी, इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है आर्टिकल 32 को। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी रूल किया है कि जो आर्टिकल 32 है इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकेंडली, जो फंडामेंटल राइट अगर किसी भी सिटीज़न का वैलिड होता है तो जो भी अग्रीव पार्टी है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकती है अंडर आर्टिकल 32 एंड इवन हाई कोर्ट जा सकती है अंडर आर्टिकल 226, ओके। और इसके अंदर डिफरेंट रेट्स की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video. If you like it, do share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you.